मेरा नाम अर्जुन है और मैंने इस दुनिया में आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ अजनबी चेहरे थे। एक छोटे से कस्बे के अनाथालय में मेरा बचपन गुजरा, जहाँ ना कोई अपना था और ना ही किसी ने कभी मुझे ये बताया कि मैं कौन हूँ या मेरे माता पिता कौन थे। बस एक नंबर था मेरी पहचान, एक फाइल में दर्ज कुछ शब्द और एक तारीख जो शायद मेरे जन्म की थी। अनाथालय की वो ऊंची दीवारें, वो ठंडे बरामदे और वो कड़े नियम मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। हर सुबह एक जैसी होती, हर शाम एक जैसी ढलती और हर रात मैं अकेलेपन के सागर में डूबता चला जाता। वहाँ के बच्चों के अपने अपने ग्रुप थे, अपनी अपनी कहानियाँ थीं, लेकिन मैं हमेशा एक कोने में बैठा रहता और दूर कहीं खो जाता। मुझे नहीं पता था कि मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद हमेशा जिंदा रहती थी कि शायद एक दिन कोई आएगा और मुझे इस कैद से आजाद कराएगा। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और मैं धीरे धीरे समझदार होता गया। मैंने पढ़ाई में अपना मन लगाया क्योंकि किताबें ही मेरी एकमात्र साथी थी। वो मुझे ऐसी दुनिया में ले जाती जहाँ ना कोई अनाथ था और ना ही कोई अकेला। लेकिन असल जिंदगी की सच्चाई बहुत कड़वी थी और मैं ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी किस्मत ने अचानक करवट बदली। एक संभ्रांत और रसूखदार शख्स अनाथालय के वार्षिक समारोह में शामिल होने आए। उनका नाम श्रीकांत वर्मा था और वो शहर के जाने माने उद्योगपति थे। उनकी गिनती शहर के सबसे सम्मानित और दानवीर लोगों में होती थी। उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी और शायद यही वजह थी कि वो अक्सर अनाथालयों और धर्मार्थ संस्थाओं में जाया करते थे। उस दिन जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मानो जैसे वक्त थम गया। मैं उस समय एक किताब पढ़ रहा था और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे बारे में काफी देर तक बातें की। मेरी आंखों में शायद उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो उन्हें अपनी ओर खींच लाया। कुछ ही दिनों में सारी कानूनी कार्यवाहियां पूरी हुईं और मैं उस अनाथालय की चारदीवारी से निकलकर एक आलीशान हवेली में आ गया। यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस हवेली की देहरी पर कदम रखा, मुझे एहसास हो गया कि यहाँ की जमीन मेरे लिए फूलों की सेज नहीं है। श्रीकांत जी की पत्नी सुशीला देवी मुझे देखते ही आग बबूला हो गई। उनकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत थी कि मैं एक पल के लिए सहम गया। उन्होंने अपने पति से साफ कह दिया कि वो किसी अनजान और लावारिस बच्चे को अपने घर में नहीं रखना चाहती। उनकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं और उनके ताने मेरे दिल को चीर रहे थे। लेकिन श्रीकांत जी ने बड़े ही दृढ़ स्वर में उन्हें चुप करा दिया और मुझे अपने सीने से लगाकर कहा कि अब ये मेरा घर है और मैं उनका बेटा हूँ। वह पल मेरे लिए बहुत भावुक था। एक तरफ एक अनजान शख्स का अथाह प्यार था तो दूसरी तरफ उसी घर की मालकिन की जहरीली नफरत। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या गमगीन। लेकिन श्रीकांत जी के चेहरे पर जो अपनापन था उसने मुझे हिम्मत दी और मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस इंसान का दिया हुआ सम्मान कभी नहीं गिरने दूंगा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ श्रीकांत जी का असीम प्यार और दूसरी तरफ सुशीला देवी की जलन भरी नफरत। वो मुझे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उनका मानना था कि मैंने उनके पति को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया है और अब मैं उनकी पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता हूँ। हकीकत ये थी कि वो अपने भांजे राघव को इस घर का वारिस बनाना चाहती थी। राघव एक निकम्मा और आवारा किस्म का इंसान, लेकिन सुशीला देवी की आंखों में वही सबसे योग्य था। हर रोज घर में इसी बात को लेकर कहासुनी होती और मैं अक्सर अपने कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करता ताकि किसी तरह का विवाद न हो। लेकिन जब भी सुशीला देवी मुझे अकेले में देखती, वो मुझे ताने मारने से नहीं चूकती। उनके शब्द तीर की तरह चुभते और मैं चुपचाप सब सह लेता। मैंने कभी भी श्रीकांत जी से उनकी शिकायत नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनके दाम्पत्य जीवन में कोई दरार आए। समय बीतता गया और मैंने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी। मैं हर कक्षा में अव्वल आता और श्रीकांत जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वो अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। ये बात सुशीला देवी को और भी ज्यादा जलाती थी। वो हर संभव कोशिश करती कि मुझे नीचा दिखाया जाए, लेकिन श्रीकांत जी का मुझ पर भरोसा अटूट था। एक रात मैंने सुशीला देवी को राघव से फोन पर बात करते सुना। वो कह रही थी, जब तक ये अनाथ लड़का इस घर में है तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें इसे किसी भी तरह यहाँ से निकालना होगा। उनकी आवाज में इतनी क्रूरता थी कि मेरी रूह कांप गई, लेकिन मैंने फिर भी चुप रहना ही बेहतर समझा। इसी बीच श्रीकांत जी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है और उन्हें पूर्ण आराम की जरूरत है। ये खबर सुनकर मैं टूट गया। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। सुशीला देवी इस दौरान भी अपनी साजिशों में लगी रहती और राघव का घर में आना जाना बढ़ गया था।
श्रीकांत जी अब बिस्तर से उठ नहीं पाते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे कामकाज मुझे सौंपना शुरू कर दिया। वो मुझे अपने कारोबार के गुर सिखाते और हर फैसले में मेरी राय जरूर लेते। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े ही भावुक अंदाज में कहा, बेटा अर्जुन, मैं जानता हूँ कि मेरा अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि तुम हो। मैंने अपनी सारी संपत्ति और कारोबार की जिम्मेदारी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम मेरे सच्चे वारिस हो। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाइए। आपके बिना इस संपत्ति का क्या करूंगा मैं। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों में श्रीकांत जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। दुनिया में मेरा एकमात्र सहारा अब नहीं रहा था। उनके निधन के बाद सुशीला देवी का असली चेहरा सामने आ गया। जब वकील ने वसीयत पढ़ी और बताया कि सारी संपत्ति अब मेरे नाम है, तो वो आपे से बाहर हो गईं। उन्होंने वसीयत को फाड़ने की कोशिश की और मुझ पर उनके पति को बहकाने का इल्जाम लगाया। लेकिन वकील ने साफ कह दिया कि ये सब कानूनी रूप से पूरी तरह सही है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। सुशीला देवी ने अपने नौकरों से मेरा सारा सामान घर के बाहर फेंकवा दिया और मुझे वहाँ से निकल जाने का आदेश दिया। वो चिल्ला चिल्लाकर कह रही थीं कि ये घर उनका है और मेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। मैंने बिना किसी विरोध के वो घर छोड़ दिया। मुझे ना तो उस संपत्ति का लालच था और ना ही उस आलीशान हवेली का। मेरे पास तो बस श्रीकांत जी की यादें थीं और उनका दिया हुआ आशीर्वाद। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने दम पर कुछ करूंगा और अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा। मैं शहर छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया और वहां जाकर अपना कारोबार शुरू किया। शुरुआत बहुत मुश्किलों भरी थी, लेकिन मेरे पास श्रीकांत जी का सिखाया हुआ हुनर था और मेहनत करने का जज्बा था। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने उस शहर में अपनी एक अलग पहचान बना ली। जिंदगी की गाड़ी अब अपनी पटरी पर आ चुकी थी। मेरा कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था और मैं उस शहर के जाने माने उद्योगपतियों में गिना जाने लगा था। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा निजी जीवन बिल्कुल खाली था। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब मैं रात को अपने फ्लैट पर लौटता तो वहाँ सन्नाटा पसरा होता। कोई नहीं था जो मेरा हालचाल पूछता, कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कह पाता। अब मैं 30 साल का हो चुका था और मुझे एक जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगी थी। मैंने एक रिश्ता एजेंसी के जरिए अपनी शादी की बात आगे बढ़ाई। मेरी बस यही शर्त थी कि लड़की सीधी सादी, समझदार और ईमानदार हो। मुझे दिखावे और शानो शौकत से हमेशा नफरत रही थी। रिश्ता कराने वाली आंटी ने मुझे एक लड़की की तस्वीर दिखाई और उसके बारे में बताया। उसका नाम आरोही था और वो बहुत ही साधारण परिवार से थी। उसकी माँ का देहांत हो चुका था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और घर में उसकी हालत एक नौकरानी से बदतर थी। ये सब सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने आरोही से मिलने का फैसला किया। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मानो मेरी आंखें उसकी सादगी और मासूमियत पर ठहर सी गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो मैंने बहुत कम लोगों में देखा था। हम दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया गया। मैंने उसे साफ शब्दों में अपने बारे में सब कुछ बता दिया, मेरा अनाथ होना, मेरी जिंदगी के संघर्ष और मेरा अकेलापन। उसने बड़े ही ध्यान से मेरी सारी बातें सुनी और फिर धीरे से बोली, मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे सम्मान दे और मेरा साथ निभाए। मैं इस झूठे दिखावे और तानों की दुनिया से बहुत थक चुकी हूँ। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जिसने मेरा दिल जीत लिया। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और उसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। कुछ ही हफ्तों में हमारी शादी हो गई। आरोही के आने के बाद मेरा वीरान सा घर एकदम बदल गया। उसने उसे अपने प्यार और अपनेपन से इस तरह सजा दिया कि मानो जन्नत का कोई टुकड़ा हो। वो सुबह मेरे उठने से पहले चाय बनाकर रखती, मेरे कपड़े प्रेस करती, मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती और शाम को मेरा बेसब्री से इंतजार करती। मैं जब भी ऑफिस से थका हारा लौटता, उसकी एक मुस्कान मेरी सारी थकान दूर कर देती। हम दोनों रात को देर तक बातें करते। वो मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाती और मैं उसे अपने कारोबार की उपलब्धियां बताता। उसकी हर बात में एक अपनापन था, एक सच्चाई थी जो मुझे बांधे रखती। मैं सोचता था कि भगवान ने मेरी सारी तकलीफों का इनाम मुझे आरोही के रूप में दिया है। लेकिन जिंदगी शायद मुझे ज्यादा दिन खुश नहीं देखना चाहती थी। मेरे कारोबार के विस्तार के लिए मुझे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाना था। ये प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी था और मैं इसे मना नहीं कर सकता था। लेकिन आरोही को अकेला छोड़कर जाने का ख्याल ही मुझे बेचैन कर देता था। उसके वीजा और दूसरे कागजात तैयार होने में समय लगता,
इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था। मैंने उसे अपने मन की बात बताई तो उसने मुझे समझाया और कहा कि वो अपना ख्याल रखेगी, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो मुझसे छिपा नहीं था। मैं बहुत परेशान था कि उसे किसके भरोसे छोड़कर जाऊं। उसने अपने मायके जाने की बात कही तो मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वहाँ उसकी सौतेली माँ उसे परेशान करती थी। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने सोचा कि घर की सुरक्षा के लिए एक गार्ड क्यों नहीं रख लेता। इससे आरोही भी सुरक्षित रहेगी और मैं भी बेफिक्र होकर अपना काम कर सकूंगा। आरोही को शुरू में इस बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि अजनबी आदमी पर यकीन करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने उसे समझाया कि मैं पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी को रखूंगा। मैंने अखबार में विज्ञापन दिया और अगले ही दिन कई लोग इंटरव्यू के लिए आ गए। मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो ईमानदार हो, वफादार हो और जिसकी आंखों में सच्चाई झलकती हो। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी मुझे अपनी पत्नी की सुरक्षा के लायक नहीं लगा। तभी एक नौजवान ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी उम्र लगभग 32-33 साल रही होगी। कदकाठी मजबूत और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने अपना नाम रणवीर बताया और कहा कि वो पहले सेना में था और बाद में एक सुरक्षा एजेंसी में काम करता रहा है। उसकी बातों में एक स्पष्टता थी और उसकी नजरें मेरी आंखों से मिल रही थीं। मैंने उसे अपनी शर्तें बताईं और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हर बात मान ली। उसने कहा, साहब, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस घर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। मुझे वो पल भर में ही भरोसेमंद लगा और मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। मुझे लगा कि मैंने अपनी सबसे बड़ी चिंता का हल ढूंढ लिया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा था। रणवीर के गार्ड के रूप में आने के बाद मैंने एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। आरोही का व्यवहार मेरे प्रति अचानक से बदलने लगा था। जो औरत मेरे घर आने का बेसब्री से इंतजार करती थी, अब वो मुझसे कटी कटी रहने लगी थी। पहले मैंने सोचा कि शायद मेरे विदेश जाने की वजह से वो परेशान है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है। एक दिन मैंने उसे बाहर डिनर पर ले जाने की बात तो उसने बड़े ही रूखे अंदाज में मना कर दिया। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो मुझे देखकर आती थी। उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो मेरे दिल को सुकून देता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो मुझसे इतनी दूर हो गई है। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर वो दिन आ ही गया जब मुझे विदेश जाना था। मेरा दिल बहुत भारी था और मैं चाहकर भी अपनी बेचैनी को छिपा नहीं पा रहा था। आरोही ने बड़े ही औपचारिक अंदाज में मुझे अलविदा कहा। उसकी आंखों में ना तो आंसू थे और ना ही कोई शिकायत, बस एक सूनापन था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैंने रणवीर को आखिरी बार सख्त हिदायतें दी और फिर अपनी गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा दी। विदेश पहुंचकर मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त हो गया। दिन भर मीटिंग्स, फैक्ट्री के दौरे और नए क्लाइंट्स से मुलाकातें। मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद मेरा दिल और दिमाग हर पल घर में ही लगा रहता था। मैं रोज रात को सोने से पहले रणवीर को फोन करता और घर का हालचाल पूछता। वो हमेशा एक ही जवाब देता, सब ठीक है साहब, मालकिन सुरक्षित है। मैंने आरोही को भी कई बार फोन किया, लेकिन या तो वो फोन उठाती नहीं थी या फिर 1-2 मिनट की औपचारिक बात करके फोन रख देती। उसका कहना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो आराम करना चाहती है। मैंने उस पर जोर नहीं डाला और सोचा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। मैं अभी एक जरूरी मीटिंग से लौटा ही था कि मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर रणवीर का नाम देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इतनी रात को उसका फोन आना किसी अनहोनी का संकेत था। मैंने घबराकर फोन उठाया तो दूसरी तरफ से रणवीर की रोती हुई आवाज आई, साहब, सब खत्म हो गया। मालकिन नहीं रही, उन्हें दौरा पड़ा और वो गुजर गईं। यह सुनते ही मानो मेरे शरीर से जान ही निकल गई। मेरे हाथ से फोन छूट गया और मैं जमीन पर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आरोही, मेरी आरोही, ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है? मैं पागलों की तरह अपना सामान बांधने लगा और तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते में बस यही सोचता रहा कि ये सब एक बुरा सपना है और जब मैं घर पहुंचूंगा तो आरोही मुझे देखकर मुस्कुराएगी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। घर के बाहर कुछ कुर्सियां पड़ी थीं और सन्नाटा पसरा था। रणवीर गेट के पास सिर झुकाए खड़ा था। उसे देखते ही मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उससे पूछा कि आरोही कहाँ है, तो उसने जो बताया वो सुनकर मैं अवाक रह गया। उसने कहा कि उसने आरोही का अंतिम संस्कार कर दिया है, क्योंकि शरीर खराब हो रहा था और अस्पताल वालों ने ज्यादा देर रखने से मना कर दिया था। मेरा खून खौलने लगा। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और चीखकर पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया?
तुम्हें क्या हक था मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार करने का? रणवीर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि उसने मेरी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तभी मेरी नजर वहां मौजूद कुछ मोहल्ले की औरतों पर पड़ी। उनमें से एक ने आकर मुझे बताया कि रणवीर ने किसी को भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया और अकेले ही सब कुछ कर दिया। ये सुनकर मेरे मन में शक की चिंगारी सुलगने लगी। मैंने तुरंत उस शमशान घाट पर जाने का फैसला किया जहां रणवीर ने बताया था। वहां के केयरटेकर ने मुझे बताया कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कोई लाश वहां नहीं लाई गई थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं वापस घर गया और गुस्से में रणवीर को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो वहां नहीं था। वो फरार हो चुका था। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैंने आरोही के कमरे की तलाशी ली तो मुझे उसकी अलमारी से एक डायरी मिली। जब मैंने उसे खोला तो मेरे होश उड़ गए। उसमें रणवीर की तस्वीर थी और ढेर सारी शायरियां लिखी हुई थी जो उसके नाम थी। मेरा दिल बैठ गया। क्या आरोही मुझसे नहीं बल्कि रणवीर से प्यार करती थी? क्या ये सब उन दोनों की साजिश थी मुझे बर्बाद करने की? मैं उस डायरी को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गया और रणवीर के खिलाफ धोखाधड़ी और अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। मेरा दिमाग सुन पड़ गया था और मैं बस यही सोच रहा था कि जिस औरत को मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा समझा, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मैं बुरी तरह टूट चुका था। मेरे अंदर नफरत और गुस्से का ऐसा तूफान उठ रहा था कि मैं किसी पर भी भरोसा करने की स्थिति में नहीं था। मैंने अपना सारा ध्यान कारोबार पर लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन बार बार आरोही और रणवीर के बारे में सोचने लगता। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आरोही ऐसा कर सकती है। उसकी आंखों में जो सच्चाई मैंने देखी थी वो झूठी कैसे हो सकती है। लेकिन डायरी में लिखी बातें और रणवीर का फरार होना मेरे शक को और गहरा कर रहा था। एक शाम मैं अपने ऑफिस से घर लौटा ही था कि देखा कि कोई मेरे घर के बाहर खड़ा है। करीब जाने पर मैंने देखा कि वो रणवीर था। उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए थे और वो बुरी तरह थका हुआ लग रहा था। उसे देखते ही मेरा खून खौल उठा। मैं उस पर झपटा और उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे और मारता, वो मेरे पैरों से लिपट गया और रोते हुए बोला, साहब, मैं आपसे झूठ बोल रहा था। मालकिन जिंदा है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। ये सुनकर मेरे हाथ रुक गए। मैंने उसे उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ सच्चाई और पछतावा था। मैंने उससे पूरी कहानी जानने की ठानी और उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से मकान में ले गया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि आरोही एक चारपाई पर लेटी हुई है। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। मुझे देखते ही वो रो पड़ी और मेरी तरफ लपकी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और सख्ती से पूछा, ये सब क्या नाटक है? तुम जिंदा हो और मुझसे झूठ बोलकर यहाँ छिपी हो? क्या तुम सच में रणवीर से प्यार करती हो? आरोही ने सिसकते हुए कहा, अर्जुन, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। रणवीर मेरा कोई प्रेमी नहीं, बल्कि मेरा सगा भाई है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। आरोही ने आगे बताया कि रणवीर उसका बड़ा भाई है, जो बचपन में ही किसी कारणवश उनसे अलग हो गया था। वो अपनी बहन की तलाश में था और जब वो इंटरव्यू देने मेरे घर आया तो उसने आरोही को देखकर पहचान लिया, लेकिन वो मेरे सामने ये बात नहीं बता सका क्योंकि उसे डर था कि मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। इसके अलावा आरोही ने बताया कि उसकी जान को खतरा था। उसकी सौतेली माँ और उसके बेटे ने मिलकर उसे मारने की साजिश रची थी ताकि वे मेरी सारी संपत्ति पर कब्जा कर सकें। उन्होंने कुछ गुंडे भेजे थे जिन्होंने आरोही पर हमला किया था, लेकिन रणवीर ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर यह नाटक रचा कि आरोही मर गई है ताकि वे लोग शांत हो जाएं और आरोही सुरक्षित रह सके। ये सब सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने आरोही पर शक किया। मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया और अपने आंसुओं से उसका चेहरा धो डाला। मैंने रणवीर को भी गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी पत्नी की जान बचाई। इसके बाद मैंने सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोही की सौतेली माँ और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरी घटना ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी कि जिंदगी में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हमें किसी भी बात पर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और ना ही बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना चाहिए। मैंने आरोही से माफी मांगी और उससे वादा किया कि अब मैं कभी भी उस पर शक नहीं करूंगा। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब हम इस शहर को छोड़कर किसी और जगह जाकर बस जाएंगे, जहां हमें एक नई शुरुआत करने का मौका मिले।
मैंने अपना कारोबार भी आंशिक रूप से दूसरे शहर में शिफ्ट कर लिया और हम वहाँ एक नए घर में रहने लगे। आज आरोही और मैं बहुत खुश हैं। हमारे जीवन में वो सारी मुश्किलें अब खत्म हो चुकी हैं और हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुश हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि रिश्तों में भरोसा और समझदारी सबसे जरूरी होती है। हमें कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए और ना ही बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को दोषी ठहराना चाहिए। सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन एक दिन जरूर सामने आती है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो हमारी परीक्षा थी और हम उसमें पास हुए। अब हमारा नया सवेरा शुरू हो चुका है और हम इसे पूरी खुशी और प्यार से जीने के लिए तैयार हैं।